Hello boys and girls, this is CM Mohit Agarwal here and much awaited EIS additional portions from ICI मैट। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूट का मैट में जो एडिशनल पोर्शन है EIS का, ठीक है, वो हम लोग करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप एसएम तो पूरा एग्जॉस्टिवली कवर्ड है, रिवीजन वगैरह सब हो रखा है, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप रिवीजन क्लासेस प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो एसएम में आपको कोई टेंशन नहीं है, पूरा एग्जॉस्टिवली कवर्ड है। अब EIS में एग्जॉस्टिवली कवर कब होगा? जब आप ये पूरा मेरा मैट चार्ट जाएंगे अच्छे से, मल्टी कलर्ड मैट जो है ये पूरा आपको चार्ट जाना है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट के मैट में अमेंडमेंट्स है और इसके अलावा अमेंडमेंट्स के अलावा जो एडिशनल पोर्शंस है, मैंने उसको यहां पर 50 पेजेस में आपके लिए समराइज कर दिया है। तो माई मैट प्लस दीज 50 पेजेस, तब जाकर के आपका पेपर जबरदस्त जाएगा, पूरा एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन हो जाएगा, आपको इधर उधर मुंह मारने का दरकार नहीं रहेगा, ट्रस्ट मी। अब ये जो 5 चैप्टर्स है, ये 50 पेजेस का नोट जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। ये 5 चैप्टर्स के 50 पेजेस हम लोग अमेंडमेंट्स वही इसके अंदर, और एडिशनल पोर्शन जो मेरे को लगा कि यार ये इंस्टीट्यूट का मैट का अपना छूट गया था, वो भी मैंने यहां पर डाल दिया। सर कितना क्लास लगेगा? लगभग 2 से 3। बाप रे बाप सर, इतना हम लोग के पास समय नहीं है, 1 घंटा का रहेगा मैक्सिमम में क्लास। सो 1 आवर का मैक्सिमम में क्लास रहेगा, और ऐसा 2 से 3 क्लास, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स आपको मेरे साथ टाइम देना है। 3 आवर्स के अंदर आपको अलग से फिर और 3 आवर्स नहीं देना पड़ेगा, ट्रस्ट मी। आप खाली 3 आवर्स ये वीडियो देखेंगे, ऐसा 2 से 3 पार्ट रहेगा, 1 आवर ईच करके। आपको खाली 1-1 घंटा मेरे साथ बैठ करके बस ये देख लेना है, ऐसा 2 से 3 पार्ट वीडियो के अंदर ही मैं आपको पूरा जो है दिमाग में डाल दूंगा, ये मेरा गारंटी है। चलो अब आ जाओ। सो लेट अस हिट इट। सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो है ना, उसमें जो एडिशनल पोर्शन है पहले वो कवर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 आज के पार्ट में होगा। चैप्टर 3 इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, चैप्टर नंबर 4 एम कॉमर्स, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो चैप्टर नंबर 3 इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंपोनेंट और चैप्टर नंबर 4 ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एग्जाम में भी सबसे ज्यादा वेटेज रखता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी रहता है, ठीक है। तो क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है चैप्टर 3 एंड 4, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, चैप्टर नंबर 3 अपना पूरा एग्जॉस्टिवली कवर्ड है। खाली एक नया टॉपिक आपको इंस्टीट्यूट के मैथ से पढ़ना है, वो है बिग डेटा प्रोसेसिंग। बहुत इजी है, कोई टेक्निकल कंसेप्ट नहीं है बिग डेटा प्रोसेसिंग में। सोचो लेमैन की तरह, बिग डेटा प्रोसेसिंग विच मींस, आजकल तो आप देख ही रहे हैं कोविड के चक्कर में, और कोविड नहीं भी आता तो आजकल तो सब ऑनलाइन हो रहा है, और कोविड के कारण तो पूरा वर्ल्ड में अब ऑनलाइन का एकदम डंका बज रहा है। तो सोचो कितना वॉल्यूमिनस डेटा ऑर्गेनाइजेशंस को डील करना पड़ता होगा, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस को कितना वॉल्यूमिनस डेटा डील करना पड़ता होगा, और उनको फटाफट प्रोसेस करके कस्टमर को सर्विस देना पड़ता होगा। तो जो पुराने जमाने के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थे, ओल्ड ट्रेडिशनल डीबीएमएस, ओल्ड ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, दे आर अनेबल टू कोप अप and process such huge volume of data. Therefore arises the need of new new big data processing softwares. तो बिग डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का आजकल क्यों नीड जाग गया है? क्योंकि पुराने डीबीएमएस जो है वो संभाल नहीं सकते हैं ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा। अब जैसे अमेजन का बात करो, द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, जब अमेजन का द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चलता है, सेकेंड्स में मिनट्स में कितने सारे ऑर्डर्स, मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स प्रोसेस करने पड़ते हैं। तो मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स प्रोसेस करने पड़ेंगे, तो भाई सॉफ्टवेयर भी तो वैसा होना चाहिए जो वॉल्यूमिनस डेटा को डील कर सके, प्रोसेस कर सके। In a particular minute, in a single minute, it is receiving million orders. And if it does not process those million orders in a faster manner, हम लोग का पैसा कट जाएगा। और ऑर्डर में कुछ नहीं दिखा रहा है, ऑर्डर हिस्ट्री में कुछ नहीं दिखा रहा है, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए आजकल ये जो बिग डेटा सॉफ्टवेयर है, बिग डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, बिकॉज वॉल्यूमिनस ट्रांजेक्शन हो। वैसे फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट क्या लेकर के आता है? बिग बिलियन डे सेल। तो फ्लिपकार्ट का जब बिग बिलियन डे सेल होता होगा, कितना वॉल्यूम ऑफ डेटा उसको मैनेज करना पड़ता होगा, तो उसका नॉर्मल डीबीएमएस तो नहीं मैनेज कर सकेगा, तो उसको अपने लिए तैयार रखना पड़ता है बिग डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ऑब्वियस सा बात है, वो बड़े बड़े कंपनीज अपने बिग डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करवा करके बनवाते हैं, ठीक है। और अगर मेरे को आपको एग्जांपल देना होगा बिग डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, तो गूगल का है गूगल बिग सॉफ्टवेयर, गूगल बिग क्वेरी, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल है, तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, गूगल बिग क्वेरी, दीज आर बिग डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनो।
In today's modern world, many organizations deal with huge volume of data. I repeat, in today's modern world, many organizations have to deal with huge volume of data. Such huge volume of data cannot be processed by traditional DBMS, and therefore arises a need of big data processing software which can handle and process such huge volume data. Big data processing softwares examples are Google BigQuery, Microsoft SQL, full stop. Benefits of big data software are as follows. क्या benefits है big data software का? Effective decision, faster decision making होगा. Improved customer service, कस्टमर को जो सर्विस मिलेगा वो इंप्रूव होगा, उसका रिस्पॉन्स तुरंत हम लोग जो है इवेल्युएट कर सकेंगे, कस्टमर का रिस्पॉन्स इवेल्युएट कर सकेंगे और अपने उसको रिस्पॉन्ड उसी मैनर में फटाफट कर सकेंगे. सो इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इंप्रूव कस्टमर रिस्पॉन्स, इंप्रूव कस्टमर सर्विस, कुछ भी लिखो. तीसरा, हम लोग का ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी तो अचीव होगा, हम लोग भी तो अपना ऑपरेशंस फटाफट कर सकेंगे, ऑर्डर को फटाफट प्रोसेस कर सकेंगे. So operational efficiency is also achieved by big data processing software. Give me three benefits of big data processing software. Faster decision making, okay, and faster decision making because of filtering of data. Big data processing software will also make sure that unwanted data is filtered out, infrequently used data is filtered out, and only meaningful data is given for faster decision making. Improved customer service, will be able to respond to customers' needs more quickly, and increased operational efficiency. चलो अब आ जाओ. बिग डेटा प्रोसेसिंग, ये देखो आजकल एक नया बज़वर्ड है, मतलब ट्रेंड चल रहा है, that has been capturing the attention of business lately is big data. Big data मतलब क्या होता है? Massively large data sets, massive huge volume of data sets which conventional database tools do not have the processing power. Normal database management systems do not have the processing power to analyze them. For example, वो Flipkart, Amazon का आप अपने मन से लिख दीजिएगा. Flipkart must process over millions of customers transactions every hour during the big billion day sales. Storing the data, analyzing is beyond the powers of traditional database management tools. Traditional पुराना database management tools ये सब नहीं मैनेज कर सकेगा. Excel मैनेज कर लेगा क्या? नहीं. तो understanding the best tools and techniques, ताकि ये सब हम लोग मैनेज कर सकें लार्ज डेटा सेट्स, ये सभी का प्रॉब्लम है आजकल, गवर्नमेंट का, बिजनेस का, जो इन लोग सॉल्व करने का कोशिश कर रहा है. ठीक है, और आप इसको अगर करियर लेना चाहे तो करियर ले सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, यहीं तक लिखिएगा. बिग डेटा एनालिटिक्स जनरली कहाँ यूज होता है? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, बड़ा रिटेल्स में, देखो रिटेल बिजनेस में, हेल्थ केयर एंड पब्लिक सर्विस एजेंसीज. पब्लिक सर्विस एजेंसी समझ में आ रहा है? अब जैसे मान लो कोविड का टेस्ट, भर भर के कोविड का टेस्ट हो रहा है, तो गवर्नमेंट को भी बिग डेटा प्रोसेसिंग यूज करना पड़ेगा. तो हॉस्पिटैलिटी, रिटेल इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एजेंसीज, हेल्थ केयर. ठीक है, अब बेनिफिट्स क्या है? तो यहां तक कुछ भी याद नहीं करना था आपको, खाली मेरे साथ एक बार रीड कर लेना. मैं फिर से बोल दे रहा हूं बिग डेटा प्रोसेसिंग के बारे में. इन टुडेस मॉडर्न वर्ल्ड, इट्स lot of organizations have to deal with huge volume of data, large sets of volumes of data. Traditional database management tools are unable to process and analyze such huge volume of data, and therefore need arises for softwares that can quickly analyze and manage those big amount of data. And it is a problem that every government and business are facing to develop good softwares for big data processing. And examples where big data processing is required is hospitality and retail, public service agency, healthcare. अब 3 बेनिफिट मैंने आपको बताया था. 3 बेनिफिट क्या क्या है? देखो, ability to process big data. If we are able to process big data, it brings multiple benefits like taking decisions. और बिग डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या करेगा? सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, यहां से भी डेटा यूज कर सकेगा, ताकि पता चल सके अच्छा इस कस्टमर को ये चाहिए, चलो इसको हम लोग ये वाला पुश नोटिफिकेशन भेजते हैं. According to the customer's tastes and preferences, which big data processing software will come to know by that customer's Facebook, Twitter handles. Access to big data processing software will be able to access social data from search engines and site like Facebook, Twitter. ठीक है, तो डिसीजन लेने में मदद करेगा, सोशल डेटा को एक्सेस करने में मदद करेगा,
and early identification of risk to the product or service. It will be able to identify the early risk, that if the product is getting obsolete, it will help to identify. If the customers are wanting change in the product, it will be able to identify. ठीक है, तो ये हो गया मेन बेनिफिट इसका। सबसे पहला क्या था? टेकिंग डिसीजन, एक्सेस टू सोशल डेटा एंड अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क टू प्रोडक्ट। दूसरा बेनिफिट क्या है? इंप्रूव कस्टमर सर्विस। जैसे मैंने आपको बताया, इंप्रूव कस्टमर सर्विस, ये देखो, टू रीड एंड इवेल्युएट कंज्यूमर रिस्पॉन्स। हम लोग कंज्यूमर रिस्पॉन्स को रीड एंड उसको टटोल सकेंगे, इवेल्युएट कर सकेंगे। सर पहले का क्या है? कुछ नहीं है, बकवास था। देखो पहला वाला लाइन रिपीटेशन था। ट्रेडिशनल कस्टमर, ट्रेडिशनल सिस्टम्स हम बोले थे ना, आर गेटिंग रिप्लेस्ड बाय न्यू सिस्टम्स डिजाइन बाय बिग डेटा टेक्नोलॉजी, वही लिखा हुआ था। सो दैट वी कैन रीड एंड इवेल्युएट कस्टमर्स रिस्पॉन्स इन अ क्विकर फैशन। बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जैसे मैंने आपको बताया, बिग डेटा टेक्नोलॉजी विल हेल्प टू ऑफलोड, मतलब रिडंडेंट घोषित कर देगा, इग्नोर करने में मदद करेगा इनफ्रीक्वेंटली डेटा, जो इनफ्रीक्वेंटली यूज डेटा है, जो मेरे काम का नहीं है, उसको इन लोग हटा देगा, लीडिंग टू बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये तीन तो था बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा प्रोसेसिंग। डेटा वेयरहाउस हम लोग ऑलरेडी क्लास में कर रखे हैं। ठीक है, जैसे डेटा का जो गोदाम रहता है, दिखाई नहीं देगा, ऑब्वियस बात है, क्लाउड्स वगैरह में रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं डेटा वेयरहाउस। सो ये था चैप्टर नंबर 3 में एडिशनल टॉपिक, बिग data processing. Okay, this is it in chapter number 3. Now we'll be moving on to chapter number 4. Next page में आ जाइए दोस्तों, chapter number 4, e-commerce business models. e-commerce business models, बच्चे बोलेंगे हाँ सर याद आ गया, B2B B2C, अरे बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। अरे बाप रे, रुक जाओ, वो जो B2B B2C, ठीक है, जो हम लोग बात कर रहे थे, वो सब था टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, जो आप लिखेंगे ना B2B B2C C2C C2B एटसेट्रा, वो सब क्या था? टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। नाउ दीज आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस। अगर एग्जाम में आया बिजनेस मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स, बिजनेस मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स, ये अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, बिजनेस मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स, ये नया एडिशन है। और टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स जो था वो तो आप लोग को आता ही है। तो ई कॉमर्स में आप बिजनेस मॉडल्स क्या क्या हो सकते हैं? मान लो मेरे को ई कॉमर्स करना है, तो मैं क्या करूंगा? हो सकता है ऐसी एक बात समझो, मेरे को ई कॉमर्स करना है तो मैं क्या करूंगा? मेरे को धंधा करना है, या तो मैं दुकान खोलूंगा। ठीक है, अगर ई कॉमर्स में मैं दुकान खोल रहा हूं तो उसको अपने बोलेंगे ई शॉप। ठीक है, उसमें क्या होगा? मैं केवल अपना प्रोडक्ट बेचूंगा, अलग अलग ब्रांड्स का मैं प्रोडक्ट ला करके बेचूंगा, तब वो हो जाएगा ई मॉल। क्लियर? तो एक हो गया ई शॉप, एक हो गया ई मॉल। देखो, देखते चलो, बहुत सारा ऐसा बिजनेस मॉडल्स है। जस्ट चेक ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स। सो वेरियस ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स आर एक्सप्लेन बिलो। इसको हम लोग ई मार्केट्स भी बोलेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? ई शॉप। दूसरा मैंने क्या बताया था? ई मॉल। सबसे पहले ई शॉप मैंने क्या बताया आपको? अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो ई शॉप, डिफरेंट ब्रांड्स का प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो ई मॉल। जैसे आप मेरे को बताओ, एप्पल का स्टोर है, एप्पल स्टोर मतलब फिजिकल वाला स्टोर नहीं, आप एप्पल के वेबसाइट में भी अगर जाएंगे तो खरीद सकेंगे ना, सैमसंग के वेबसाइट में जाएंगे खरीद सकेंगे ना स्टोर से। तो आप एप्पल का वेबसाइट पे जाकर के उसके स्टोर से परचेज कर रहे हैं, तो एप्पल का जो स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर, वो ई शॉप है कि ई मॉल है? सोच करके बताओ। बिल्कुल सही, सही था, ई शॉप है। ऑन द अदर हैंड, आप शॉपर स्टॉप का वेबसाइट पे जाकर के खरीद रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन आप शॉपर स्टॉप से कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो है ई मॉल, क्योंकि शॉपर स्टॉप खाली अपना प्रोडक्ट थोड़ी ना बेचेगा इन हाउस, वो तो मल्टीपल ब्रांड्स का बेचेगा। वेरी क्लियर? तो देख लो भाई, ई शॉप वर्चुअल स्टोर है कि फिजिकल स्टोर है? ई शॉप इज अ वर्चुअल स्टोर दैट सेल्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन। तो अब क्या ये याद करोगे क्या, रट्टा मारोगे क्या? नहीं, समझ गए कंसेप्ट। ई शॉप दुकान है भाई, फिजिकल वाला कि वर्चुअल वाला? वर्चुअल वाला। तो ई शॉप्स आर दोज टाइप्स ऑफ business models. E-shops are those types of business models which will virtually sell their products and services online. आप ऑर्डर प्लेस करो, पेमेंट करो, ऑर्डर्स आर प्लेस्ड एंड पेमेंट्स मेड। बिल्कुल कन्वीनियंट वे है, कस्टमर्स के लिए बिल्कुल कन्वीनियंट है। और एप्पल को क्या फायदा है?
उसको कमीशन नहीं देना पड़ेगा ना इंटरमीडिएट्स को, एप्पल सीधा मेरे को अपना आईफोन बेच रहा है। तो इट अलाउज द मैन्युफैक्चरर्स टू बाईपास, यानी हटा देना इंटरमीडियरी ऑपरेटर्स को, thereby reducing the cost and delivery time also। एग्जांपल आप एप्पल का दे सकते हैं या फिर और कोई भी एग्जांपल आपके मन में जो है वो दे सकते हैं। तो ये सब याद नहीं करना है, खाली एक बार कंसेप्ट समझ लेना है और लिख देना है। ई शॉप, मन में सोचो क्या लिखोगे ई शॉप के बारे में, दो ठो चीज लिखना, वर्चुअल शॉप्स विच सेल द प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑनलाइन, दूसरा में इसका फायदा लिख देना, कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर्स, दे कैन सिंपली प्लेस द ऑर्डर एंड मेक द पेमेंट, एंड also good for the manufacturers because it will bypass the intermediaries, thereby reducing the cost and delivery time। अच्छा अब ये बताओ ई कॉमर्स का कौन सा टाइप हुआ, ये ई शॉप ई कॉमर्स का कौन सा वाला टाइप हुआ, बी टू बी, बी टू सी, सी टू सी, क्या हुआ ये? ई शॉप हो गया आपका बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को माल बेचना ना यहाँ पर। ओके, ई मॉल समझ लो, मल्टीपल ब्रांड्स रहेगा। सो ई मॉल इज रिटेलिंग मॉडल ऑफ शॉपिंग मॉल, कॉन्ग्लोमरेशन मतलब इकट्ठा, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट, कॉन्ग्लोमरेशन समझ में आ रहा है ना, अनरिलेटेड ब्रांड्स का इकट्ठा होना। सो कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ डिफरेंट शॉप्स। ओके, बस ये भी क्या हो गया, ये भी बी टू सी हो गया। तो ई मॉल क्या आप लिखेंगे बताओ, ई मॉल इज अ रिटेलिंग मॉडल, ई मॉल इज अ रिटेलिंग मॉडल in which conglomeration takes place of multiple brands। ओके, ई ऑक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, इलेक्ट्रॉनिक बिड्स होगा, इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग होगा और माल बेचा जाएगा, ई ऑक्शंस। ठीक है, बिडिंग होगा मतलब कंपटीशन होगा बायर्स के बीच में, जो सबसे ज्यादा बिडिंग करेगा उसको माल मिल जाएगा। सो इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस क्या है देखो, बिडिंग प्रोसेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस कैसे होता है, बिडिंग प्रोसेस फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बिडिंग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज किन लोगों के बीच में होगा, कंपीटिंग बायर्स के बीच में। जैसे ऑनसेल.com पर आप जाओगे आपको बिड करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स के लिए, तो ई ऑक्शन क्या है, बिडिंग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बिडिंग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन विच द बिड्स विल बी मेड बाय द कंपीटिंग बायर्स। अब ये ई ऑक्शन बिजनेस टू, ई ऑक्शन बिजनेस कुछ भी हो सकता है ना, ई ऑक्शन तो अरे कोई भी ई ऑक्शन वगैरह अरेंज कर सकता है, बिजनेस माल कंज्यूमर को भी बेच सकता है, यहाँ पर बिजनेस बिजनेस को भी ऑक्शन कर सकता है, कंज्यूमर भी अपना माल दे सकता है अदर कंज्यूमर लोग को, है ना, ऑक्शन करके। तो ई ऑक्शन हर केस में आ जाता है। पोर्टल, अब पोर्टल मतलब समझ लो कि वेबसाइट में जाकर के आप जो है कुछ भी सर्विसेज अगर अवेल कर रहे हैं, नहीं बोलते हैं मेरे पोर्टल पर आ जाओ, ठीक है, हम एग्जांपल दे रहे हैं, मेरा पोर्टल पे ऐसा सर्विस नहीं है, मेरे पोर्टल पर से फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं मेरे पोर्टल पर आ जाओ, दो तो कॉलम रहेगा, एक फ्री वाला सेक्शन जहां पर आप वीडियोस देख सकते हैं और एक पेड वाला सेक्शन जहां पर आपको पे करके देना पड़ेगा। मेरे पोर्टल पर ही आप वीडियो देखेंगे बट वो पेड वर्जन रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया पोर्टल। तो पोर्टल्स आर द चैनल्स, जैसे यूट्यूब ही ले लो, यूट्यूब पर अगर मैं अगर चाहूं तो जो फ्री वाला है उसको मैं पेड मेंबरशिप भी कर सकता हूं। पता है ना ये बात, यूट्यूब पे पेड मेंबरशिप भी आता है, फिर आपको मेंबर बनना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, जो पेमेंट मेरे पास आएगा यूट्यूब के पास नहीं जाएगा, वो पेड मेंबरशिप होता है। सो पोर्टल्स आर द चैनल्स थ्रू व्हिच वेबसाइट्स आर ऑफर्ड एज कंटेंट। आपको कंटेंट के ऊपर क्या चाहिए, कंट्रोल। देखो मैंने वेबसाइट पे बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है, कुछ फ्री वाला है कुछ पेड वाला है, अगर आपको पेड वाला कंटेंट के ऊपर आपका कंट्रोल चाहिए तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। कंट्रोल ऑफ द कंटेंट कैन बी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द फर्म्स। ठीक है, बस यहीं तक। तो क्या पढ़ क्या रहे हैं, ई मार्केट्स, मॉडल्स, मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स, बताओ क्या क्या, फटाफट बताओ। ई शॉप, ई शॉप तो बहुत सिंपल था, ई शॉप में आप क्या लिखेंगे, ई शॉप में आप लिखेंगे वर्चुअल स्टोर है, इट्स अ वर्चुअल स्टोर विच सेल्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन directly by the manufacturers to the buyers, which reduces delivery and cost, and it is also convenient for the buyers, they can simply place the order and make the payment। ई शॉप हो गया। ई मॉल में आप क्या लिखेंगे, इट इज अ रिटेलिंग मॉडल एंड अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स। ई ऑक्शन में आप क्या लिखेंगे, बिडिंग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस अमंग द कंपीटिंग बायर्स। पोर्टल में आप क्या लिखेंगे, पोर्टल्स में आप लिख देंगे पोर्टल्स आर द चैनल्स which are offered through the websites, and to get a control over the content the payments have to be made। Buyer aggregator,
बायर एग्रीगेटर। क्या है ये बायर एग्रीगेटर? एग्रीगेटर मतलब क्या होता है? ये खुद जो चीज बेच रहा है नहीं बनाएगा। आई रिपीट, एग्रीगेटर मतलब यहां पर जो ये सर्विस दे रहा है या माल बेच रहा है, ये इसका खुद का सर्विस या खुद का माल नहीं है। ये खाली लोगों को इकट्ठा कर लिया यहां पर और आपको बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है और सर्विस दे रहा है और माल बेच रहा है। जैसे स्विगी, जोमैटो। जोमैटो क्या कर रहा है? जोमैटो खुद खाना बना करके आपको बेच रहा है क्या? नहीं, जोमैटो ने एग्रीगेट कर लिया है सारे रेस्टोरेंट्स को और आप आइए जोमैटो.com पर और दुनिया भर के रेस्टोरेंट से जो अच्छा लगे आप ऑर्डर करिए। ये होता है बायर एग्रीगेटर। ब्रिंग्स टुगेदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स so that they can gain the type of savings that are usually the privilege of large volume buyers। और ऑब्वियस बात है, सारे बायर्स भी तो यहां पर आ रहे हैं। अरे खाली रेस्टोरेंट्स आएंगे क्या? सारे बायर्स भी यहां पर आ रहे हैं और इतने सारे बायर्स यहां पर आ रहे हैं तो रेस्टोरेंट लोग के ऊपर प्रेशर रहता है कि भाई रेस्टोरेंट तेरे को यहाँ जोमेटो में लिस्टिंग होना है ना, देख मेरे पास बहुत सारा बायर है, तुमको इन लोगों को डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा, 1+1 देना पड़ेगा, एक्सेट्रा। तो ये तो बायर एग्रीगेटर विच ब्रिंग्स not only the sellers but huge number of buyers so that they can get bargaining power। देखो मतलब जोमेटो क्या करेगा, मैं इंफॉर्मेशन लेकर के आ जाऊंगा गुड्स का, सर्विस प्रोवाइडर्स का, ठीक है, अपने पार्टनर्स का, एंड सेल देयर सर्विसेज अंडर इट्स ओन ब्रांड। और उनका सर्विसेज मैं अपने ब्रांड के अंदर बेचूंगा। एग्जांपल जोमेटो.com, स्विगी.com या स्विगी ऐप। वर्चुअल कम्युनिटीज। भाई वर्चुअल कम्युनिटी मतलब फेसबुक, ट्विटर, जहां पर कंज्यूमर लोग आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। अब जैसे फेसबुक में देख लो कितना सब बना हुआ है, फेसबुक पेजेस जहां पर एक दूसरे को लोग अपना प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो ये क्या है? ये वर्चुअल कम्युनिटी। वर्चुअल कम्युनिटी इज अ कम्युनिटी, कम्युनिटी किसका? आपस में कस्टमर्स का, who share common interest and use internet to communicate with each other। obviously फेसबुक क्या बिना इंटरनेट के चल जाएगा? नहीं। तो वर्चुअल कम्युनिटी इज अ कम्युनिटी ऑफ कस्टमर्स हैविंग कॉमन इंटरेस्ट एंड दे कम्युनिकेट ओवर इंटरनेट फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल सिंपल वाला आप याद रख लेना, फेसबुक, ट्विटर, दीज आर ऑल वर्चुअल कम्युनिटीज। ई मार्केटिंग समझ लो क्या होना है। जैसे गूगल एड, बिजनेसेस अपने गूगल पर जाकर के एड चलाते हैं, वो क्या हो गया? ई मार्केटिंग। अब ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है? ऑब्वियस बात है बिजनेस टू बिजनेस के बीच में हो रहा है। आज अगर मैं गूगल पे ऐड चला रहा हूं तो मेरा बिजनेस गूगल का बिजनेस में डीलिंग हो रहा है ना। सो ई मार्केटिंग हो गया कि कुछ बिजनेसेस दूसरे बिजनेसेस का प्रोडक्ट को खाली मार्केटिंग करेंगे, बेचेंगे नहीं, मार्केटिंग करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आप गूगल का ऐड पे क्लिक करोगे तो क्या आप गूगल को जाकर के पेमेंट करोगे? नहीं, मेरे वेबसाइट पर आकर के आप डायरेक्टेड रहोगे। ठीक है, इसको अपने वर्ड्स में लिख देना, मैंने आपको समझा दिया ई मार्केटिंग। ई प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट और एक होता है ई डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक ई प्रोक्योरमेंट मतलब समझ लो माल खरीदना और ई डिस्ट्रीब्यूशन मतलब माल बेचना। तो ई प्रोक्योरमेंट में क्या होता है, जो बिजनेस हाउसेस रहते हैं उन लोग अपना रॉ मटेरियल्स वगैरह जो है वो ऑनलाइन खरीद लेते हैं। बिजनेस हाउसेस प्रोक्योर देयर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम अदर बिजनेस हाउसेस ऑनलाइन। दिस इज नोन एज व्हाट? ई प्रोक्योरमेंट। इससे क्या होता है, मान लो से फॉर एग्जांपल मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, मैं एक बिजनेस हाउस हूं, मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए। तो मेरे को जब रॉ मटेरियल चाहिए और मैं ई प्रोक्योरमेंट कर रहा हूं तो खाली एक सिंगल वेंडर से मैं थोड़ी ना कोटेशन मंगा रहा हूं, मल्टीपल वेंडर्स। मेरे को खाली भाई लिख देना है कि मेरे को ये वाला माल चाहिए। आप देखो मल्टीपल वेंडर्स का कॉन्टैक्ट आना चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो justdial.com में मैंने लिख दिया कि मेरे को ये वाला माल चाहिए, आप देखेंगे अपने आप उन लोग कॉन्टैक्ट करेगा, मल्टीपल वेंडर्स कॉन्टैक्ट करेगा। तो ई प्रोक्योरमेंट मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। मल्टीपल वेंडर्स कॉन्टैक्ट करेंगे तो मेरा बार्गेनिंग पावर इंप्रूव होगा। हम सबसे कम वाला जो कोटेशन देगा, बेहतरीन क्वालिटी वाला, उसको हम उससे हम प्रोक्योर करेंगे। वैसे ई डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, जो बिजनेस हाउसेस हैं उन लोग अपना माल डिस्ट्रीब्यूटर लोग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, टू इंटरमीडियरीज, कि जाओ भाई जाकर के माल बेचो और तुम अपना कमीशन ले लो। सर ये तो वही हो गया, ई शॉप हो गया,
और ई मॉल हो गया, वहां पर सीधा कस्टमर लोग को बेचा जा रहा था। ई शॉप ई मॉल में बिजनेस सीधा कस्टमर को बेचा था। ई डिस्ट्रीब्यूशन में बिजनेस सीधा कस्टमर को नहीं बेच रहा है, बिचौलिया को बेच रहा है, और बिचौलिया इंटरमीडियरी को बोल रहा है भाई अपना कमीशन ले और आगे जाकर के माल बेच। ओके, अब इसमें से बी टू सी कौन सा है, बी टू बी कौन सा है और सी टू सी कौन सा है, मैं आपको पढ़ा रहा था कंसेप्ट, अब यहां पर एग्जैक्टली लिखा हुआ है। ई शॉप और ई मॉल, पहला जो दोटो था वो क्या था, अरे ई शॉप और ई मॉल, देखो ई शॉप और ई मॉल कहां गया, ये रहा ई शॉप और ई मॉल, ये दोनों बिजनेस टू कंज्यूमर। ई ऑक्शन, ऑक्शन तो भाई कोई भी कर सकता है, वो तीनों में आएगा। ई ऑक्शन देखो बिजनेस टू कंज्यूमर में भी आएगा, बिजनेस टू बिजनेस में भी आएगा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर में भी आएगा। ठीक है, बायर एग्रीगेटर, जोमैटो, जोमैटो किसके साथ डील कर रहा है, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर में एग्रीगेटर एंड पोर्टल्स वगैरह। तो बता दो बिजनेस टू कंज्यूमर में ई शॉप ई मॉल तो आएगा ही, ई शॉप ई मॉल, ई ऑक्शन तो हर जगह है ही, ई शॉप ई मॉल है, ई ऑक्शन तो हर जगह है, बायर एग्रीगेटर एंड पोर्टल। बिजनेस टू बिजनेस में ई ऑक्शन तो है ही, बिजनेस टू बिजनेस में अभी ये हम लोग पढ़े ना ई प्रोक्योरमेंट एंड ई डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा बिजनेस टू बिजनेस था ना। ई प्रोक्योरमेंट एंड ई डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस टू बिजनेस है, पोर्टल यहां पर भी रहेगा, और ई मार्केटिंग भी मैंने क्या बताया, गूगल और मेरे बिजनेस के बीच में हो रहा है ना, तो बिजनेस टू बिजनेस है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर में वर्चुअल कम्युनिटी, फेसबुक ट्विटर, याद हो गया होगा सारा आई होप। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ आप डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर, जो कि आप डेली लाइफ में यूज करना चालू कर दिए हैं। आ जाइए। यस, सो डिफरेंट न्यू डिवाइसेस कमिंग अप। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन, आईओटी, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी थिंग्स डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड विथ ईच अदर वाया इंटरनेट। देखिए, सबसे पहले वेरेबल्स, समझ जाओ यार, सभी लोग पहनता है, वॉचन, फिटबिट, सैमसंग, एप्पल वॉच, दीज आर ऑल व्हाट, वेरेबल्स, जो आपने अपने शरीर के साथ, बॉडी के साथ कनेक्ट कर लिया है। ये देखो जस्ट लाइक स्मार्ट होम्स होते हैं, वेरेबल्स, वेरेबल्स रिमेन अनदर इंपॉर्टेंट पोटेंशियल IoT एप्लीकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन, लाइक एप्पल स्मार्ट वॉच या फिर सैमसंग, जैसे ये मेरा वाला वॉच है, ये क्या है, दिस इज अ वेरेबल, ये वेरेबल है। अब ये मेरा सैमसंग डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, सैमसंग स्मार्टफोन के साथ कनेक्टेड है वाया इंटरनेट, यू अंडरस्टैंड, वाया सेंसर्स एंड इंटरनेट। तो अब मेरा जो हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, वॉकिंग स्टेप्स है, कोई भी वर्कआउट है, वो सब ऑटोमेटिकली उसमें मेरा डिवाइस में भी आ जाता है, बिकॉज ऑफ दिस वेरेबल, बिकॉज इट इज एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो वेरेबल में आप एक लाइन खाली आपको लिखना है, वेरेबल्स मीन्स devices which again use internet of thing application, for example smart watches, smart city, सर स्मार्ट सिटी, अरे मोदी जी सपना दिखाए थे, याद करो स्मार्ट सिटी बनाने का, इतना स्मार्ट सिटी बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वही वाला स्मार्ट सिटी। सर बना तो नहीं, लेकिन ठीक है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। स्मार्ट सिटी पहले पढ़ोगे तब ना बनेगा, इसलिए शायद रुका हुआ है। तो स्मार्ट सिटी में क्या होगा, ऐसा शहर जो कि मतलब जहां पर एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड, मतलब अगर कहीं किसी एरिया में ज्यादा भीड़ हो गया तो भी गवर्नमेंट को पता चल जाएगा सेंसर्स के थ्रू, हीट स्पॉट्स यहां पर ज्यादा है, कहीं ट्रैफिक ब्रेकडाउन हो गया तो अपने आप गवर्नमेंट को नोटिफाई कर देगा। ऐसे ऐसे मशीन्स रहेंगे, ऐसे ऐसे सेंसर्स रहेंगे कि वो सेंसर्स जो है वो आपको बता देंगे कि यार यहाँ पर या तो वाटर लॉगिंग हो रखा है, या फिर ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, या फिर रोड टूटा हुआ है, तो गवर्नमेंट को अपने आप हाईलाइट कर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं स्मार्ट सिटी। तो इसमें वाटर ड्रेनेज का प्रॉब्लम, रोड में जो पॉट होल्स है वो सब का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व कर दिया जाएगा बाय गवर्नमेंट, बिकॉज सेंसर्स उनको जो है इंटीमेट कर देगा। ओवर क्राउडिंग हो गया, दंगा हो गया, तो पर्टिकुलर लोकेशन पर ज्यादा वहां पर रेड स्पॉट्स हीट दिखा देगा, पुलिस अपने आप वहां पहुंच जाएगा। ये होता है स्मार्ट सिटी। मैं आपको दिखाता हूँ स्मार्ट सिटी। देखो पहले स्मार्ट सिटी में वाटर मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट सब अच्छे से होगा। ये देखो, स्मार्ट cities like the name suggests big innovation from
वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, सब ऑनलाइन होगा। क्या क्या? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, एवरीथिंग विल बी डन ऑनलाइन इन स्मार्ट सिटी। मैं आपको दिखाता हूं स्मार्ट सिटी कैसा दिखता है। स्मार्ट सिटी का अगर बात करें, ये रहा, कुछ ऐसा दिखता है स्मार्ट सिटी। ये देखो, मेक्सिको का है भाई, मैक्सिकन स्मार्ट सिटी। सब कुछ गवर्नमेंट को जो है तुरंत तुरंत दिखा देगा। ट्रांसपोर्टेशन जो है, जैसे ये देखो, ई बाइक्स वगैरह यूज होगा स्मार्ट सिटी के अंदर। क्वारेटेरो, फर्स्ट स्मार्ट सिटी इन मेक्सिको, 2013 में ही बन गया था। ये सब में क्या होगा? ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ठीक है, वॉर्न अबाउट थीव्स, जो मैंने आपको बताया था, चोर वगैरह, ठीक है, ये सब ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर के बारे में, वॉर्न अबाउट थीव्स, 100% इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सब होगा। ये देखो, हीट सेंसर्स टू सी कंसंट्रेशन ऑफ पीपल, ज्यादा लोग तो इकट्ठा नहीं हुए हैं, हीट सेंसर्स जो है ना, वो ये दिखा देगा। ओके, तो ये सब स्मार्ट सिटी लोग का काम रहता है। चलिए, भारत में भी बनने का उम्मीद है बहुत सारा स्मार्ट सिटी, फर्स्ट इलेक्शन में बोला गया था। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी को मेरे बच्चे लिख देंगे। स्मार्ट ग्रिड्स, स्मार्ट ग्रिड्स क्या होता है सर? इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, जो कि अगेन कंज्यूमर को कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उतना ही देगा, वेस्टेज नहीं होने देगा। एज पर डिमांड इलेक्ट्रिसिटी विल बी गिवन, सो एज पर द कंज्यूमर्स डिमांड इलेक्ट्रिसिटी विल बी गिवन टू देम। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट ग्रिड। ये देखो, ये भी आईओटी, सब ये सब आईओटी वाला इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, ताकि अब मान लो से फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को पहले से ही पता रहे कि ये कंज्यूमर का बिहेवियर पैटर्न ऐसा है कि इसको केवल 200 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रहता है, तो जो इलेक्ट्रिक सप्लायर्स हैं उन लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे कि इस एरिया में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए रहता है, रादर देन उस एरिया में, वो इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पर ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रहता है, तो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे इलेक्ट्रिक सप्लायर्स। ऑटोमेटेड फैशन टू इंप्रूव, इससे उन लोग का एफिशिएंसी इंप्रूव होगा, इकोनॉमी इंप्रूव होगा, रिलायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव होगा। तो स्मार्ट ग्रिड्स विल बी एबल टू प्रोवाइड, क्या लिखोगे आप एग्जाम में? स्मार्ट ग्रिड्स, अगेन टाइप ऑफ आईओटी सॉफ्टवेयर which will be able to determine the consumer behavior of consumption of electricity and inform electricity suppliers about it, so that they can uh, supply the electricity in efficient manner, economic manner, and can be prepared for it. Okay, अगर आपको मैं दिखाऊं स्मार्ट ग्रिड, कुछ ऐसा, वेट, स्मार्ट ग्रिड, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, विंड जनरेटर को कितना चाहिए, ठीक है, न्यूक्लियर प्लांट को कितना चाहिए, थर्मल प्लांट को कितना चाहिए, तो ये सब स्मार्ट ग्रिड जो है डेटा रिकॉर्ड करके रखता है। ओके, इंडस्ट्रियल आईओटी, अब जैसे रिलायंस का जो पेट्रोकेमिकल प्लांट है, तो जो रिलायंस का पेट्रोकेमिकल प्लांट है, वो क्या यूज कर रहा है? वो ये सब यूज कर रहा है, हाँ बिल्कुल यूज कर रहा है। रिलायंस ने बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करके इंडस्ट्रियल आईओटी, मतलब सब कुछ वो जो है ना इलेक्ट्रॉनिकली मेजर कर सके डेटा। अब मान लो मुकेश अंबानी क्या प्लांट में घूम घूम करके देखेगा कि कंजम्पशन कितना हो रहा है? नहीं, उसको तो भाई डेटा चाहिए अपने टेबल पर, लैपटॉप पर। पावर जनरेशन, ऑयल, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, सब इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स में देखो क्या होगा। कनेक्टेड मशीन, सारे के सारे मशीन एंड डिवाइसेस कनेक्टेड रहेंगे इंडस्ट्री के अंदर, जैसे पावर जनरेशन, ऑयल, गैस एक्सेट्रा, फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एफिशिएंसी। सो वापस से पढ़ लो, connected machines and devices, connected machines and devices in the industries like power generation, oil, gas etc, for monitor, मतलब पावर जनरेशन इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, गैस इंडस्ट्री, यहाँ पर जितने भी डिवाइसेस मशीन रहेंगे आपस में कनेक्टेड रहेंगे ताकि डेटा मिल सके। कहां पर? हम लोग
और बचत कर सकते हैं, वेस्टेज कहां पर हो रहा है, इंप्रूवमेंट कहां कर सकते हैं, ताकि एफिशिएंसी इकोनॉमी अचीव हो सके। बस इतना ही। कनेक्टेड कार्स, अगेन कनेक्टेड कार समझ जाओ क्या रहेगा। कार आपस में कनेक्टेड नहीं रहेंगे। कनेक्टेड कार मतलब कार कनेक्टेड विथ इंटरनेट वाया एंटीना, सेंसर्स। ओके, सो कार कनेक्टेड विथ इंटरनेट वाया मल्टीपल सेंसर्स, एंटीना, सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, जैसे अभी हम लोग को कहीं जाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, आजकल तो आ भी गया कनेक्टेड कार्स, ऑटोमेटिक नेविगेशन ऑन हो जाता है ना कार के अंदर। नहीं तो अब जैसे मेरे पास जो सस्ता वाला गाड़ी है, ऑब्वियस बात है उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर मेरे को गूगल मैप खोलना पड़ेगा। आप जैसे ओला उबर में बैठते हैं, क्या वो कनेक्टेड कार से? नहीं, अलग से उन लोग मोबाइल पे नेविगेशन करता है। बट अगर आप मर्सिडीज चलाएंगे तो वो कनेक्टेड कार है, उसमें ऑटोमेटिक नेविगेशन ऑन रहेगा गाड़ी के अंदर ही। ठीक है, तो कनेक्टेड कार हो गया यूजिंग मल्टीपल सेंसर्स, एंटीना, सॉफ्टवेयर्स which assist in communication to navigate रास्ता इन दिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। बहुत मक्खन था, सिंपल था। कनेक्टेड हेल्थ डिवाइसेस, ऑब्वियस सा बात है, आजकल हेल्थ डिवाइसेस जो हम लोग के साथ कनेक्टेड रहता है, जो हम लोग का ब्लड प्रेशर, शुगर, सब का सब मेजर कर लेता है। ठीक है, वो सारे इक्विपमेंट्स हो गए कनेक्टेड हेल्थ डिवाइसेस। स्मार्ट रिटेल, अब रिटेलर लोग भी तो आईओटी यूज करने लगा है भाई, अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। नहीं तो इतना इन्वेंट्री उन लोग कैसे मैनेज करेगा? स्मार्ट रिटेल से सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, बारकोड रीडिंग वगैरह ये सब स्मार्ट रिटेल में ही होता है। इससे क्या होता है, स्टोर ऑपरेशन अच्छा होगा, परचेजेस होगा, चोरी वोरी कम होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर का एक्सपीरियंस भी, शॉपिंग एक्सपीरियंस भी इंप्रूव होगा। बहुत सिंपल सिंपल बात लिखा है, खुद से लिख सकते थे ये सब बात। बताओ क्या होगा स्मार्ट रिटेल से? स्टोर ऑपरेशंस विल बी मैनेज स्मूथली, इंक्रीज परचेज, enhance customer experience, good inventory management, बस। स्मार्ट सप्लाई चेन समझ में आता है ना, इनफ्लो ऑफ मटेरियल टिल आउटफ्लो ऑफ फिनिश गुड्स, सब कुछ एक दूसरे से प्रोसेसेस कनेक्टेड रहे। Supply chain management have been getting smarter for a couple of years. Problems like tracking of goods while they are on the road or in transit, ठीक है, और सप्लायर को बताना इन्वेंट्री का इंफॉर्मेशन, ये सब स्मार्ट सप्लाई चेन की, मेरा माल अभी कहां पर है, कितना दूर है डेस्टिनेशन से, और सप्लायर को इंफॉर्मेशन देना, ये सब स्मार्ट सप्लाई चेन का पार्ट है। तो भाई क्या क्या आ गया है आईओटी के अंदर बताओ? वेरिएबल्स लिख सकोगे, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ग्रिड, वेरिएबल हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया, और क्या स्मार्ट ग्रिड हो गया, industry internet of things, big industries like oil, gas, electricity, every devices and machines will be connected with each other so that data can be used properly to make sure that operations are going on smooth and economy is achieved and efficiency is achieved. Connected cars, connected health devices, connected car मतलब समझ में आ रहा है, using sensors, internet, antennas to navigate, connected health devices to monitor health daily, smart retail to improve customers shopping experience, our inventory management and smart supply chain. अब आईओटी में रिस्क क्या है? भयानक रिस्क है आईओटी में। जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर लोग रहेंगे, अगर आईओटी आईओटी अगर पॉपुलर हो गया, एक्सपेंसिव तो रहेगा, तो जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स लोग रहेंगे उन लोग तो वाइप्ड ऑफ, साफ हो जाएंगे भाई। दूसरा इसमें दिक्कत होता है प्राइवेसी, सिक्योरिटी। मैन्युफैक्चरर लोग का भी डेटा अगर हैक हो गया तो कैसे माल बना रहा है वो पता चल जाएगा। कस्टमर लोग का भी सिक्योरिटी अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया, ठीक है, मान लो से फॉर एग्जांपल मेरे मोबाइल में सारा डेटा है, वो मोबाइल अगर मैंने किसी को बेच दिया, देन इन दैट केस हो सकता है उसके अंदर इंटरनल स्टोरेज में अभी भी डेटा हो, या फिर हैक हो सकता है, चलो नहीं बेचा, हैक हो गया तो मेरा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। मैं कितना बजे उठता हूं, समझ में आया, कितना बजे सोता हूं, मेरा हार्ट बीट क्या है, मेरे को क्या प्रॉब्लम, सब मेडिकल इशू सब सामने आ जाएगा, ऐसा है नहीं कुछ, बट जिसका है उसका तो सब सामने आ जाएगा। ये देखो कहां जा रहा हूं, किससे मिल रहा हूं, सब सामने आ जाएगा। तो भाई आईओटी का रिस्क तो है। प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर को क्या रिस्क है? मैन्युफैक्चरर्स जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर मे बी आउट ऑफ द बिजनेस इन फ्यू इयर्स इफ आईओटी बिकम्स अ नेसेसरी प्रोडक्ट फीचर। उन लोग का जो डेटा है वो सिक्योर रखना बहुत जरूरी है, हैकिंग, लूजिंग द डेटा, तब तो उन लोग खत्म।
वैसे यूजर को क्या रिस्क है, कंज्यूमर एंड कंज्यूमर को क्या रिस्क है भाई, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सबसे बड़ा रिस्क है यही, सिक्योरिटी का। होम डिवाइसेस, ऑफिस इक्विपमेंट सब कनेक्टेड है नेटवर्क से, सब हिट हो जाएंगे, हैकिंग, वायरस, ये सब से कॉन्फिडेंशियल डेटा स्टील हो सकता है। प्राइवेसी, पर्सनल लाइफ जो है ना, देयर इज अ ह्यूज रिस्क दैट इंडिविजुअल मे लूज कंट्रोल ओवर देयर पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ पूरा हैक हो सकता है, पब्लिक के सामने आ सकता है। द अदर मेजर कंसर्न इज हु हैज ओनरशिप ऑफ दिस पर्सनल डेटा। आज से फॉर एग्जांपल गूगल मैप में मैं कहां जा रहा हूं, किस समय जा रहा हूं, सब है। तो अब इसका ओनर कौन है, मैं हूं कि गूगल है? कोई लॉ नहीं है अभी यहां पर, गूगल ही है। तो कोई लॉ स्पेसिफिक नहीं है यहां पर। हु इज द ओनर ऑफ दिस पर्सनल डेटा? फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन, ये लो, डेली ईट्स अ बर्गर रात में 12 बजे, और उसके साथ एक चिल्ड पेप्सी, पेप्सी नहीं चिल्ड दारू भी पीता है। अब उसका मोबाइल से ही वो अपना रेफ्रिजरेटर वगैरह सब ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, ऑर्डर से कर रहा है बर्गर का। तो भाई ये सब जो है, ग्रिलर, रेफ्रिजरेटर, सब आजकल रेफ्रिजरेटर भी तो आपको पता है ना मोबाइल से चलता है। अगर ये मैंने मान लो बेच दिया, तो रेफ्रिजरेटर में तो ऑलरेडी डेटाबेस है, तो दिक्कत हो जाएगा। ओके, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आपका चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। मैंने जैसा आपको बताया था 1 घंटा खाली लगेगा। 42 मिनट्स हो रहा है, 18 मिनट आप चैप्टर 3 और चैप्टर 4 खाली 18 मिनट घड़ी देख करके 15 से 20 मिनट पढ़ लो, अभी अभी पढ़ लो 15 से 20 मिनट, फिर सीधा एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करेंगे चैप्टर 1 एंड 2 एंड 5, चैप्टर 1 टू 5 कंप्लीट करें, या फिर मैक्सिमम एक और पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, कल। कल कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। चलो टेक केयर, बाय बाय।